गरीब ननन की पहली गोद भराई पर भाभी लाई लाखों की ड्रेस। अरे सुनीता, तुम्हारी ये साड़ी तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। ब्लाउज भी काफी डिजाइनर है। आखिर कहाँ से मंगाती हो तुम ये एक्सपेंसिव डिजाइनर ड्रेस? मेरे हस्बैंड है ना, उनके कांटेक्ट में बहुत सारे फैशन डिजाइनर है जिनका आना जाना मेरे घर पर लगा रहता है, तो मेरा डिजाइनर कपड़े पहनना तो लाजमी है। दूसरी तरफ पार्टी में कुछ लड़कियां प्राची के कपड़ों को भी देखकर, प्राची, तुम्हारे ये वन पीस डिजाइनर ड्रेस, प्रॉपर फिटिंग, डीप नेक, कसम से बहुत प्यारा लग रहा है। ये ड्रेस तो बहुत महंगी आई होगी ना? हाँ, ये तो वैसे काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये ड्रेस जैसे ही लॉन्च हुई थी मैंने वैसे इसे खरीद लिया था। अच्छा यार, तुम्हारी लाइफ तो अच्छी है, तुम्हें डिजाइनर कपड़े पहनने को मिलते हैं। एक हम है जो सस्ते से मॉल में जाकर अपने लिए कपड़े खरीदते हैं। अब पार्टी से सारा परिवार घर आता है। गुड नाइट मम्मी, स्वीट ड्रीम। गुड नाइट बेटा, टाइम से सो जाना, फिर कल तुम्हें कॉलेज भी है। अब अगले दिन प्राची एक खूबसूरत स्टाइलिश बॉडी फिटिंग वन पीस ड्रेस पहनकर कॉलेज जाती है, जहाँ उसे कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं। अरे प्राची, तुम्हारी ब्यूटी के साथ साथ तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस भी काफी सेक्सी है। तुम कहो तो आज मैं तुम्हें कॉफी पर ले चलूं? नहीं प्राची, तुम सिर्फ मेरे साथ अच्छी लगोगी। देखो मैं कितना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा गबरू जवान हूँ। मेरी बुलेट देखो, ये तो और भी ज्यादा सेक्सी है। तुम इस पर बैठोगी तो खूबसूरत लगोगी। तब आस पास की लड़कियां ये सब सुनकर हंस रही होती हैं और प्राची को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्से में आकर शेखर के गाल पर खींचकर तमाचा लगा देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये चीप लाइन मारने की? आखिर तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? अब वो लड़के गुस्से से गंदे इरादों के साथ प्राची की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक मिडिल क्लास फैमिली लड़का आता है जो अकेले ही प्राची के लिए उन सबसे भिड़ जाता है। प्राची, तुम ठीक तो हो ना? तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा इन लड़कों को। अब प्राची शिवम के कहने पर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद शिवम क्लास में आता है जहाँ प्राची भी बैठी होती है। अरे, इस लड़के की क्लास भी यही है। चलो अच्छा है, मुझे इसे थैंक यू भी बोलना था। अब शिवम जैसे ही क्लास में बैठता है, टीचर बच्चों से असाइनमेंट कलेक्ट करने लगती हैं। सभी बच्चे अपना असाइनमेंट दे रहे होते हैं तो वहीं प्राची डरी हुई होती है। तभी शिवम अपना असाइनमेंट प्राची की तरफ बढ़ाते हुए, हे घबराओ मत, ये लो असाइनमेंट, मैम आए तो उन्हें दिखा देना। फिर तुम क्या करोगे? मैम तुम्हें क्लास से बाहर कर देंगी। नहीं नहीं, तुम अपना ये असाइनमेंट अपने पास ही रखो। प्राची, मैं कोचिंग टीचर हूँ और मेरे पास ऐसे कई असाइनमेंट हैं, तुम इसे अपने पास ही रखो। अब टीचर आकर प्राची और शिवम से उनका असाइनमेंट लेती हैं। अब कुछ देर के बाद क्लास ओवर हो जाती है, जिसके बाद प्राची अपने दोस्तों के साथ बाहर ग्राउंड में आती है जहाँ शिवम अकेले बैठा होता है। निधि, रुको, मैं उसे थैंक यू बोलकर आऊँ। आज उसने मेरी बहुत मदद की है। ओ प्लीज प्राची, तुम्हें इस गरीब फकीरचंद लड़के को थैंक यू बोलकर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है वो जानबूझकर तुम्हारी मदद करता है ताकि तुम उसको भाव दो। रियली? सच बताओ तो मुझे भी यही लगता है। अरे नहीं, मुझे उसके इंटेंशन ऐसे नहीं लगता। वो जेन्युइनली अच्छा लड़का है। अब इतना कहकर प्राची शिवम के पास जाती है। हेलो, थैंक यू इस वक्त मेरी मदद करने के लिए और उस असाइनमेंट के लिए भी। थैंक यू सो मच। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, मेरा नाम शिवम है और आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी जगह कोई और लड़की भी इस तरीके से परेशान हो रही होती ना, तो मैं उसकी भी मदद करता। इतना कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है। वहीं प्राची को शिवम का ये बिहेवियर काफी पसंद आता है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब धीरे धीरे प्राची की दोस्ती शिवम के साथ काफी अच्छी हो जाती है। दूसरी तरफ प्राची के परिवार वाले प्राची के बड़े भाई राजीव की शादी का फैसला करते हैं। महेश जी, मैं सोच रही हूँ हमें अपने बड़े बेटे राजीव की शादी कर देनी चाहिए। एक सुंदर सी बहू आ जाए, फिर उसके कुछ महीनों बाद हम अपनी इकलौती बेटी प्राची की भी शादी कर देंगे। हाँ भाई, ये तो बहुत ही अच्छा फैसला किया है तुमने। बेटा राजीव, तुम बताओ, तुम शादी के लिए तैयार हो ना? हाँ पापा, अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर मैं भी रेडी हूँ। अब अगले ही दिन सुनीता अपने घर में पंडित जी को बुलाती है। अब पंडित सुंदर सी लड़की का रिश्ता दिखाते हैं। लड़की तो बहुत खूबसूरत दिखाई है पंडित जी आपने। मम्मी, मुझे भी तो दिखाओ, आखिर मेरी इकलौती भाभी कैसी दिख रही है? अब प्राची तस्वीर देखकर, अरे हाँ, भाभी तो सच में बहुत खूबसूरत है और इनके डिजाइनर कपड़े देखकर लगता है कि इन्हें भी डिजाइनर कपड़े पहनने का बहुत शौक है। अब तो भैया की शादी इन्हीं से होगी। अब सभी को लड़की पसंद आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग अगले ही दिन लड़की को देखने उसके घर पहुंचते हैं। आइए आइए, बैठिए। अब सभी लोग आकर सोफे पर बैठते हैं। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे आपकी लड़की कहाँ है? जरा उसे भी बुला लीजिए, हम भी देख ले अपनी होने वाली बहू को। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी बुलाती हूँ। मनीषा बेटा, जरा बाहर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब मनीषा स्टाइलिश साड़ी में
लड़के वालों के पास आती है। ओह माय गॉड भाभी, भाभी आप कितनी प्रिटी लग रही हैं। और भाभी आपकी ये ड्रेस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। देखिए, आपकी बेटी मनीषा तो बहुत खूबसूरत है। हमें ये रिश्ता पसंद है। अब आप बस अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिए। जी बिल्कुल। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद पूरी विधि विधान के साथ मनीषा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब मनीषा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अब प्राची अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ती है। अब अगले दिन सुबह उठकर मनीषा रसोई में अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, और मेरी ननद वो तो और भी स्वीट है। उसके लिए तो मैं स्पेशल रसमलाई बनाऊंगी। अब बड़े ही प्यार से मनीषा अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपनी प्यारी ननद के लिए भी पकवान बनाती है। और कुछ देर के बाद सभी चीजों को तैयार करके वो डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अब सभी लोग खाना खाकर बड़ी तारीफ करते हैं। वहीं प्राची भी उंगलियां चाटते हुए कहती है, भाभी आप जितनी खूबसूरत है, आपकी ड्रेसिंग सेंस जितनी स्टाइलिश है, उससे भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट आपने ये पकवान बनाया है। मतलब आप तो हर चीज में परफेक्ट है। थैंक यू सो मच ननद जी, जो आपको मेरी हर चीज इतनी पसंद आती है। वरना आजकल तो ननद भाभी के रिश्तों में बड़ी खटास होती है। अरे नहीं भाभी, मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मुझे तो लोगों के साथ घुल मिल कर रहना, बात करना बहुत पसंद है। अगर आप कहे तो आज हम ननद भाभी शॉपिंग पर चले। अच्छा भाई, तुम तो बड़ी चालाक हो। मेरी वाइफ को मेरे साथ नहीं घूमने दोगी क्या? ये सुनकर सुनीता हंसते हुए कहती है, हाँ, अब तो ये बहू ही बताएगी कि बहू को शॉपिंग पर किसके साथ जाना है, अपने ननद के साथ या फिर पति के साथ। तभी मनीषा हंसते हुए कहती है, आपके साथ तो मैं कभी भी चली जाऊंगी राजीव जी। फिलहाल तो मैं अपनी प्यारी ननद के साथ ही शॉपिंग पर जाऊंगी। अब थोड़ी ही देर के बाद दोनों ननद भाभी कार में बैठकर एक बड़े लग्जरी मॉल में आकर अपने लिए बहुत स्टाइलिश कपड़े खरीदती हैं। भाभी ये मिनी स्कर्ट और ये क्रॉप टॉप कैसा लग रहा है? नहीं, पहले ये बताओ, मैंने जो ये मिनी फ्रॉक ड्रेस पहना है ये कैसा लग रहा है? ये ड्रेस अभी काफी ट्रेंडिंग में है। भाभी आप इसमें बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुंदर सी डॉल मेरे आगे खड़ी है। रियली थैंक यू सो मच प्राची। वैसे तुम्हारी भी ये ड्रेस काफी गॉर्जियस है, तुम इसे ले लो। अब दोनों ही ननद भाभी बिल पे करके शॉपिंग करके घर आती हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन प्राची के कॉलेज में उसका फेयरवेल होता है और प्राची सभी कपड़ों को बेड पर फैलाकर बैठी होती है। तभी वहाँ पर मनीषा आती है। अरे नंद जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? और इतनी सारी ड्रेस आपने बेड पर क्यों फैला रखा है? ओह गॉड भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है आज कॉलेज में मेरा फेयरवेल है। सब लोग रेडी हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। अरे बस इतनी सी बात, रुको, मेरे पास एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर का नंबर है, मैं उन्हें बुलाती हूँ। वो तुम्हारे लिए खूबसूरत ड्रेस लेकर आएंगे। अब फटाफट मनीषा एक फैशन डिजाइनर से एक्सपेंसिव ड्रेस की डिमांड करती है और कुछ ही घंटे में फैशन डिजाइनर एक स्टाइलिश गाउन लेकर प्राची के घर में चला आता है। वहीं मोहल्ले के लोग, बाप रे, सुनीता जी की तो बेटी के साथ साथ बहू भी बड़ी जानी मानी लगती है। देखो कैसे बड़े बड़े फैशन डिजाइनर जा रहे हैं घर के अंदर। बड़े लोगों की बड़ी बातें। अच्छा, जैसा ससुराल वैसी ही बहू भी मिल गई है। दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर एक स्टाइलिश ड्रेस प्राची के हाथ में देते हैं। ओह माय गॉड, ये गाउन तो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच भाभी। मेंशन नॉट ननन जी। अब प्राची वो खूबसूरत गाउन पहनकर अपने कॉलेज के फेयरवेल में जाती है, जहां सभी की निगाहें सिर्फ प्राची के ऊपर टिकी होती हैं। वहीं शिवम भी सिर्फ एक टक प्राची को ही देख रहा होता है। अब सभी लोग फेयरवेल पार्टी में डांस परफॉर्मेंस करते हैं। कुछ लोग तस्वीर खींच रहे होते हैं। तभी चुपके से शिवम प्राची के पास आता है। प्राची, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच शिवम, तुम भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अरे छोड़ो, झूठी तारीफ मत करो। मैं जानता हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ यार, और मेरी ये साधारण सी फॉर्मल ड्रेस तुम्हें इतनी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन तुम तो सच में खूबसूरत लग रही हो। वैसे तो अब हमारे कॉलेज भी खत्म हो जाएंगे प्राची। अब ये सब कुछ सुनकर प्राची अपसेट हो जाती है। उसके चेहरे पर उदासी झलकने लगती है। हे, क्या हुआ प्राची? प्राची, क्या हुआ, बोलो। शिवम, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं ये लॉन्ग डिस्टेंस पता नहीं कैसे हैंडल कर भी पाऊंगी कि नहीं। हम शादी कर ले। शिवम अब ये सुनकर हैरान हो जाता है। हालांकि प्यार तो शिवम भी करता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो कभी इजहार नहीं कर पाता। अरे प्राची, तुम एक बहुत अच्छे घर की लड़की हो। मेरे साथ रहकर तुम्हें वो खुशियाँ नहीं मिल पाएंगी जो तुम डिजर्व करती हो। मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए शिवम,
मुझे तुम्हारे जैसे अंडरस्टैंडिंग लड़का चाहिए। चलो हम फोन पर बात करेंगे इस बारे में। अभी मैं चलती हूँ। अब प्राची शिवम से मिलने के बाद अपनी कुछ फ्रेंड से कॉफी शॉप पर मिलती है। क्या बात है प्राची, हमसे मिलने से पहले तुम उस गरीब शिवम से मिल रही थी? कोई बात है क्या प्राची जो तुम हमसे छुपा रही हो? अब घबराते हुए प्राची अपनी दोस्तों से अपनी फीलिंग शेयर करती है। हाँ, वो बात यह है कि मैं शिवम को पसंद करने लगी हूँ और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। प्राची तुम पागल हो गई हो? तुम एक अमीर घर की लड़की हो। तुमने अपना ड्रेसिंग सेंस देखा है? अरे तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगी, वो तुम्हें कभी खुशी नहीं दे पाएगा। प्राची, वैसे राधिका ठीक कह रही है, तुम ये गलत डिसीजन ले रही हो। ये डिसीजन तुम्हारे लिए काफी स्ट्रगलफुल हो सकता है। अब मायूस होकर प्राची घर आ जाती है। वहीं मनीषा ये बेरुखी देखकर, क्या हुआ प्राची, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं भाभी, वो बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा, तुम थक गई हो? चलो कोई बात नहीं, जाओ थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि फिर शाम को हमें एक फैमिली पार्टी में जाना है। अच्छा ठीक है, मैं शाम को रेडी हो जाऊंगी। अब शाम को प्राची स्टाइलिश कपड़ों में अपनी भाभी और फैमिली के साथ पार्टी में आती है। अब सभी लोग खाना खाते हैं और डांस करते हैं। वहीं प्राची गुमसुम सी रहती है। प्राची, क्या हुआ? तुम कुछ खा नहीं रही हो? सब ठीक तो है ना? मुझे टेंशन हो रही है। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। प्राची इतना बोलती है कि इतने में पार्टी में आए मेहमान प्राची और मनीषा के पास आकर, सुनीता जी, आपकी बहू और बेटी दोनों ही बहन की तरह लगती है और उनकी ड्रेस ये भी बहुत प्यारी लग रही है। सच, आपका परिवार तो पार्टी की शान बढ़ा देता है। बस बस, अब और कितनी तारीफ करोगी? अब इतनी तारीफों को सुनकर भी प्राची चुप रहती है। अब कुछ देर के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग घर आ जाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सभी लोग आराम करते हैं। अब अगले दिन सुबह 11 बजे तक प्राची अपने कमरे से बाहर नहीं आती। इतने में मनीषा सबको खाना पीना खिलाकर घर की साफ सफाई भी कर देती है। अरे ये प्राची अब तक आई नहीं, सब ठीक तो है ना? एक बार देख कर आती हूँ। अब मनीषा प्राची के कमरे में आती है, जहाँ प्राची फोन पर किसी से बात कर रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन होती है, लेकिन अपनी भाभी को देखकर प्राची फौरन फोन रख देती है। अरे क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कुछ तो बात है प्राची, प्लीज मुझसे मत छुपाओ, मुझे बता दो, मन हल्का हो जाएगा। अब प्राची हिम्मत करके अपने दिल की बात अपनी भाभी से कहती है। भाभी, वो मैं कॉलेज में एक लड़के को पसंद करती हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत गरीब है। ये क्या कह रही हो प्राची तुम? और जब तुम जानती हो वो गरीब है, तो फिर तुमने उससे प्यार कैसे कर लिया? क्या तुमने आगे पीछे का नहीं सोचा? तुम उसके साथ खुश कैसे रहोगी? तुम्हारा पहनावा, तुम्हारा लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी है प्राची। और क्या मम्मी पापा वो मानेंगे? नहीं भाभी, शायद कभी नहीं, पर वो लड़का बहुत अच्छा है और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ, मैं एक बार मम्मी जी से बात करने की कोशिश करूंगी। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बीतते हैं और एक दिन मनीषा अपनी सास को चाय देते हुए कहती है। मम्मी जी, आपको पता है, सामने वाले जो सिंघानिया परिवार है ना, जो बहुत अमीर है, उनकी लड़की किसी गरीब लड़के के साथ भाग गई, पर कह रहे हैं लड़का दिल का अच्छा है। वैसे मम्मी जी, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। तभी गुस्से से सुनीता चाय के कप को पटकती हुई, अरे आग लगे ऐसे बच्चों को जो अपने माँ बाप की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देते हैं आशिकी के चक्कर में। ऐसे बच्चों को तो पैदा होने से पहले ही मार देना चाहिए। अरे अरे मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? शांत हो जाइए। वहीं सीढ़ियों पर खड़ी प्राची अपनी माँ का ये गुस्सा देखकर थर थर कांपने लगती है। अब रात को जब सभी लोग सो जाते हैं तो प्राची को कुछ समझ नहीं आता और वो अपना बैग पैक करके घर से भागने का फैसला करती है। माँ का गुस्सा देखकर मुझे लगता है कि मैं माँ को शायद कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं शिवम से प्यार करती हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं बिना बताए यहाँ से चली जाऊँ। अब चुपचाप प्राची दबे पांव अपने घर से भागकर शिवम के छोटे से मिट्टी के घर में पहुंच जाती है। प्राची, तुम यहाँ ठीक तो हो ना? बेटा, ये कौन है? हाँ भैया, ये लड़की कौन है? माँ, ये प्राची है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ, प्राची आओ ना, आओ अंदर बैठो, इसे अपना ही घर समझो। अब शिवम की माँ बड़े ही प्यार से प्राची को खाना बनाकर खिलाती है। बेटी, तेरे घर वाले खुश नहीं थे तो तूने ये फैसला क्यों उठाया? पहनावे से तो तुम एक अमीर घर की लड़की लगती हो। जी हाँ, पर मुझे शिवम बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपनी सभी खुशियाँ त्याग दी। तूने मेरे गरीब बेटे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुझे सारी खुशियाँ दूं। जा, तू आराम कर ले। अब अगले दिन प्राची के माँ बाप को जब पता चलता है कि प्राची घर छोड़कर भाग गई है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे मनीषा, क्या उसने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? हाँ,
तुम तो उसकी भाभी से ज्यादा फ्रेंड थी ना। नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि वो ऐसा भी कर देंगी। मतलब तुम्हें पता था कि वो किसी को प्यार करती है? हाँ मम्मी जी, मुझे पता था। मैंने उसे काफी समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बहू, रहने दो। जब मेरा ही सिक्का खोटा है तो तुम अपने आप को गुनहगार मत समझो। आज से हम लोग समझ जाएंगे कि प्राची हमारे लिए मर चुकी है। अब अगले दिन सुबह प्राची अपने ससुराल की रसोई में आती है, जहाँ उसकी सास चूल्हे पर खाना बना रही होती है। अरे बहू, तू यहाँ मत आ, वरना तेरी आँखों में धुआं लगने लगेगा। जा तू सामने पलंग पर बैठ जा। अब प्राची पलंग पर बैठती है, तभी पैंट शर्ट में वहाँ पर शिवम आता है। हे प्राची, तुम माँ के साथ घर पर रहना, मेरी नौकरी लग गई है, मैं काम पर जा रहा हूँ अब। ठीक है। अब देविका अपने हाथ से सुबह का खाना अपनी बहू को खाने को देती है और हाथ पंखे से उसको हवा करती रहती है। अरे मम्मी जी, रहने दीजिए, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। और आप लोग भी खाना खाइए ना। अब सभी साथ में खाना खाते हैं और फिर सबके खाना खाने के बाद प्राची जूठे बर्तन को उठाने लगती है। अरे भाभी, आप रहने दीजिए, इन बर्तनों को मैं उठा लूंगी और मैं ही से धोकर रख दूंगी। आप आराम कर लीजिए। अब चुपचाप प्राची जाकर अपने कमरे में आराम करती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन प्राची अपने ससुराल वालों से, सुनिए मम्मी जी, शिवम, मुझे अपने दोस्त की एक बर्थडे पार्टी पर जाना है। क्या आप मुझे एक न्यू ड्रेस दिला सकते हैं? क्या न्यू ड्रेस? बहुत मुश्किल है भाभी, मैं तो खुद ही एक सूट को 4 साल से पहन रही हूँ। बहू, अभी तो मेरी खुद की साड़ी फटी पुरानी है। हाँ, माँ और बहन ठीक कह रही हैं। और अभी तो मेरी नौकरी लगी ही है, मैं अभी तो तुम्हें कुछ दिला भी नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्राची अगले दिन पुराने सिंपल कपड़ों में ही अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ प्राची की सभी फ्रेंड्स उसके कपड़ों को देखकर उसके ऊपर हंसने लगती हैं। और करो शिवम से शादी, समझाया था ना कि जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी उस गरीब के साथ। सच में कैसी हालत कर ली है तुमने अपनी। ऐसा लग रहा है इस पार्टी में काम करने वाली नौकरानी हो तुम। अब ये सब कुछ सुनकर प्राची की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं और वो रोती हुई पार्टी से वापस आ जाती है। अरे प्राची, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? अब प्राची सारी बातें शिवम से कहती है। मुझे माफ कर दो प्राची, आज मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो गई। मेरी एक बार सैलरी आने दो, मैं सबसे पहले तुम्हें एक सुंदर सी साड़ी दिलवाऊंगा। अब जब शिवम की सबसे पहली सैलरी आती है तो शिवम प्राची को लेकर एक छोटी सी साड़ी की दुकान में आता है। प्राची, लो, जो साड़ी खरीदनी है खरीद लो। अब प्राची को एक साड़ी पसंद आती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। प्राची, ये तो बड़ी महंगी है, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, तुम कोई सस्ती साड़ी ले लो ना। अब अपने पति की खाली जेब देखकर प्राची अपने पुराने दिनों में चली जाती है। प्राची, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, पैसे की चिंता मत करो, मैं क्रेडिट कार्ड लेकर आई हूँ। थैंक यू भाभी, आपके साथ मुझे पैसे की टेंशन ही नहीं होती। भैया, आप एक काम करो, ये 1 पीस डिजाइनर गाउन, क्रॉप टॉप, ट्यूब टॉप सब पैक कर दो। हे भगवान, मायके में मैं दिल खोल के शॉपिंग करती थी और यहाँ मेरे पति को ये साधारण साड़ी दिलाने में भी सोचना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब प्राची सस्ती साड़ी लेकर घर आ जाती है। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब प्राची प्रेग्नेंट हो जाती है और शिवम दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी का ख्याल रखता है। उसके लिए अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स लेकर आता है। प्राची, ये कुछ फ्रूट्स हैं, इसे समय से खा लेना, ओके? तभी दूध का गिलास लाती देविकी। बहू, ये हल्दी वाला दूध भी पी ले, शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी। अभी इतने पैसे तो है नहीं कि केसर दे सकूं, लेकिन जितनी औकात है हम तेरी चिंता बहुत करते हैं बहू। अरे रे माँ जी, मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और एक दिन घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो सब कुछ और भी अच्छा हो जाएगा। अब धीरे धीरे प्राची का पेट बाहर निकलने लगता है। तभी एक दिन प्राची शिवम से, शिवम सुनो ना, ये साड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई है और प्रेग्नेंट होने के कारण शरीर का मोटापा थोड़ा बढ़ने लगा है। डर लगता है मुझे कभी कभी कि इन साड़ियों में खुलकर बैठने में कहीं ये साड़ियाँ फट ना जाए। अरे तुम मुझे सस्ती नाइटी दिला दो। ठीक है प्राची, मैं लेता आऊंगा। अब बाजार से शिवम सस्ती नाइटी लेकर प्राची को दे देता है। अब इसी तरह एक दिन प्राची सब्जी लेने बाजार जाती है कि तभी अचानक उसके सामने उसकी भाभी आ जाती है। मनीषा की तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं प्राची की हालत को देखकर। अरे भाभी, भाभी आप शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाओ? तुमने ये कैसी हालत बना रखी है अपनी, और तुम प्रेग्नेंट भी हो। वो लोग तुम्हारा ध्यान तो रखते हैं ना? तुम्हारी ये पुरानी साड़ी सूखा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस थोड़ी थकावट है, वरना तो मेरे ससुराल वाले मेरी बहुत चिंता करते हैं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी को जरूर कहना। अब घर जाकर मनीषा ये बात अपने पति से कहती है
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उस मनहूस बहन से मिलने की? हाँ, अरे उसने हमारी बहुत बेइज्जती करवाई है, ये भूलो मत। अब मनीषा घबराकर चुप हो जाती है। इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और अब देवकी अपनी गर्भवती बहू की गोद भराई करने का फैसला करती है। बहू, मैं सोच रही हूँ कि मैं तेरी अब गोद भराई की रस्म करवा दूँ, लेकिन एक चिंता है। कैसी चिंता माँ जी? बहू, गोद भराई की रस्म में बहू के लिए सारा सामान उसके मायके से आता है, लेकिन तेरे मायके वाले तो तुझे अब पसंद ही नहीं करते। ये सुनकर प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। माँ बाप कभी प्राची से उसकी फैमिली के बारे में मत पूछना, वो उदास हो जाती है। अब प्राची अपने कमरे में रो रही होती है कि तभी उसकी भाभी का फोन आता है। अरे प्राची, तुम रो रही हो? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा? बताओ, मैं भी वहाँ आती हूँ। नहीं भाभी, बात वो नहीं है। बात ये है कि मेरे ससुराल वाले मेरी गोद भराई करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक चिंता है। कैसी चिंता? भाभी, गोद भराई में बहू के लिए गोद भराई की ड्रेस मायके वालों की तरफ से ही आती है, लेकिन मेरे तो मायके वाले मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। इतना कहकर प्राची रोते रोते फोन रख देती है। तो वहीं मनीषा अब टेंशन में आ जाती है। अब 2 दिन के बाद मनीषा हिम्मत करके ये बात अपनी सास को बताती है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जिक्र करने की? तुम जानती हो ना, उसने पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा रखी है। माँ जी, गुस्सा थूक दीजिए। भूलिए मत कि वो आपकी इकलौती बेटी है, जिसे आप पलकों पर बिठा कर रखती थी। आज उसे आपकी जरूरत है। अगर आज हम उसकी गोद भराई में नहीं गए तो लोग उसे ताने देंगे। देखिए, ये तस्वीर अपनी बेटी की। अब सुनीता फोन में अपनी बेटी की तस्वीर देखती है, जिसमें प्राची साधारण सी साड़ी में होती है। चेहरा भी उसका उदास होता है। हे भगवान, ये कैसी हालत हो रखी है मेरी बच्ची की। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती बहू। हम उसकी गोद भराई पर जरूर जाएंगे। चलो, उसके लिए हम डिजाइनर कपड़े लेकर आते हैं। नहीं मम्मी जी, आप यहीं रहिए। मैं खुद जाकर अपनी नंद के लिए उसकी गोद भराई की ड्रेस ले लूंगी। अब मनीषा एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर के पास आकर अपनी ननद के लिए एक खूबसूरत सा लहंगा खरीदती है। इस ड्रेस में मेरी ननद किसी परी से कम नहीं लगेगी। अब मनीषा ड्रेस लेकर घर आती है और अब 2 दिन के बाद प्राची की गोद भराई की रस्म होती है, जिसमें प्राची एक सिंपल लाल साड़ी को पहनकर बैठी होती है, जिसे देखकर मोहल्ले के लोग, अरे बाप रे देवकी, तेरी बहू ने गोद भराई पर कितने पुराने कपड़े पहने हैं। और इसके मायके से कोई ढंग के कपड़े नहीं आए क्या? सच में ऐसा लग रहा है देवकी ने अपनी बहू को मांग चांग कर कपड़े पहनाए हैं। अब लोगों की बातें सुनकर प्राची की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि तभी वहाँ प्राची के मायके वाले आ जाते हैं। अरे ये क्या, मेरी नंद ये कैसे कपड़ों में गोद भराई कर रही है? उठो उठो प्राची, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें तैयार कर दूं। अब मनीषा अपनी ननद को कमरे में लेकर आती है, उसे खूबसूरत सा लहंगा पहनाती है, फेस पर हल्का मेकअप और बालों में गजरा लगाती है, वहीं हाथों में चूड़ियां और गले में महंगे हार भी पहनाती है। अब प्राची खूबसूरत लहंगे ड्रेस में अपनी गोद भराई की रस्म में बैठ जाती है, जिसे देख मोहल्ले के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, इस गरीब नंद की भाभी अपनी नंद की गोद भराई पर कितनी महंगी ड्रेस लेकर आई है। अरे अब तो इसकी नंद किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। सच में इसकी भाभी तो बहुत अच्छी है, तभी तो अपनी नंद के लिए इतनी खूबसूरत ड्रेस लेकर आई है उसकी गोद भराई पर। देवकी, अब तेरी बहू साक्षात लक्ष्मी लग रही है। अब खुशी खुशी प्राची की गोद भराई की रस्म होती है, जिसके बाद सभी मेहमान प्राची की गोद में तोहफे रखकर वहां से चले जाते हैं। अब प्राची अपने माता पिता और भाभी को देखकर इमोशनल हो जाती है। मम्मी, आप यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपकी बहुत याद आती थी मम्मी। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। हम भी तुझे पल पल बहुत याद करते थे बेटी। तूने ये अपनी कैसी हालत कर ली है। देवकी जी, मैं अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता। मैं आपका घर बनवा दूंगा ताकि मेरी बेटी वहाँ पर ठीक से रह सके। नहीं नहीं भाई साहब, हमें आपसे कोई एहसान नहीं चाहिए। मेरा बेटा कमा रहा है, हम जल्द ही अच्छा घर ले लेंगे। ये कोई एहसान नहीं है देवकी जी, बल्कि ये वो तोहफे हैं जो हम अपनी बेटी को शादी पर नहीं दे पाए, पर अब हम उसे ये देना चाहते हैं। और बेटा, तुम आज से ये छोटी मोटी नौकरी करना छोड़ दो। आज से तुम हमारे बिजनेस में शामिल हो जाओ और उसे संभालो। अब महेश अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर बनवा देता है और साथ ही अपने दामाद को अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है। अब प्राची अपनी भाभी से, भाभी, आज मेरे पास सब कुछ है, वो भी बस आपकी वजह से। आपकी जैसी भाभी सबको मिले। बस बस प्राची, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो और तुम मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहोगी। अब इस दिन के बाद से दोनों ही परिवार का आपस में मिलना जुलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद प्राची और उसके दामाद का आना जाना एक दूसरे के घर में शुरू हो जाता है और वो खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं।